हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से आज आपके लिए क्लास +2 का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का लेके आया हूँ। और आपकी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर का लिंक आपका 3rd चैप्टर के साथ भी है और आपका 4th चैप्टर के साथ भी है। अगर आपको 2nd चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हैं, इट मीन्स आप 3rd और 4th चैप्टर को ईजिली हैंड ओवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स करवाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास है कंज्यूमर, जिसको हम हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, हाउस होल्ड। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि हाउस होल्ड कौन होता है। हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक आपकी है लैंड, दूसरी होती है लेबर, तीसरे को बोलते हैं हम कैपिटल, और जो 4th पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। ये आपके फैक्टर इनपुट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ हमें नॉन इनपुट्स भी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये आपके बेसिक 4 हैं जिनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन फैक्टर्स के जो ऑनर हैं, जो इनके ऑनर हैं, जिनको हम इनके मालिक बोलेंगे, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड की अगर आप डेफिनेशन की बात करो कि हाउस होल्ड कौन होते हैं, तो हम लिखेंगे कि हाउस होल्ड आर दी ऑनर ऑफ, ऑनर का मतलब मालिक, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो मालिक हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हाउस होल्ड। तो ये आपकी डेफिनेशन रहेगी, बहुत इजी है। हाउस होल्ड का मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके LLKE, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कैपिटल को हम यहाँ डोनेट करेंगे के से इसलिए करते हैं क्योंकि सी से हमारा एक वर्ड और यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। इसीलिए हम इसको सी से डोनेट नहीं करते। स्पेलिंग इसके सी से है, लेकिन इसको के से इसलिए डोनेट करते हैं ताकि वो कंजम्पशन के साथ क्लैश ना हो सके, क्योंकि दोनों के फिर सी मैच हो जाएंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कंजम्पशन की बात हो रही है यहाँ पर या फिर कैपिटल की। इसलिए इसको किससे डोनेट करेंगे, हम यहाँ पे के से डोनेट करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, इनके द्वारा जो गुड्स और सर्विस परचेज़ की जाती हैं, क्योंकि हाउस होल्ड का काम होता है जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनको परचेज़ करना। अब जितनी भी ये गुड्स एंड सर्विस है, इनके ऊपर जो भी हाउस होल्ड के द्वारा खर्चा किया जाता है, जिसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। जितना भी हम गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा वो करते हैं हाउस होल्ड वाले, तो इनके जो खर्चे को इकोनॉमिक्स के अंदर हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। न्यूमेरिकल के लिए आपको बताऊं तो इसका सही प्रॉपर नाम आप लिखोगे वहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपका पूरा नाम रहेगा। ये आपको 3rd चैप्टर के अंदर या 4th चैप्टर के अंदर काम आएगा। तो जो हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है, उस खर्चे को बोलते हैं हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको याद रखना है कि मैं इसको सी से डोनेट करूँगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये था आपका फर्स्ट कंसेप्ट हाउस होल्ड। तो आपको इसके बारे में 2 बातें पता लगी कि हाउस होल्ड होते हैं ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और न्यूमेरिकल में आपको लिखा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास 2nd टर्म है। 2nd टर्म हमारी है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है उसके पीछे उसका मेनली मोटिव होता है जनरेट दी इनकम। वो क्या करना चाहता है, इनकम को जनरेट करना चाहता है, इनकम को जनरेट करना।
अब इनकम को जनरेट करने के लिए ही जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विस की क्या करता है, प्रोडक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रोड्यूसर क्या है। प्रोड्यूसर इज़ हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टू जनरेट द इनकम। अब यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है टू जनरेट दी इनकम, क्योंकि प्रॉफिट कमाना काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रोड्यूसर की हो रही है। और प्रोड्यूसर क्या जनरेट करेगा, आपकी इनकम जनरेट करेगा, वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा। प्रॉफिट जनरेट करना आपका जो काम है वो एंटरप्रेन्योर का है। अब प्रोड्यूसर है जो जिन चीज़ों के ऊपर खर्चा करता है, प्रोड्यूसर का जो खर्चा होता है, जैसे हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्चा किया था तो उसको हमने बोला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो प्रोड्यूसर के द्वारा अपनी कैपिटल असेट्स के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा अपने कैपिटल असेट्स के ऊपर या रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है उस खर्चे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड वाले को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जबकि प्रोड्यूसर के खर्चे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपका कंसेप्ट है प्रोड्यूसर का। थर्ड आपका बेसिक कंपोनेंट आएगा गवर्नमेंट। इकॉनमी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होता है। जो गवर्नमेंट होती है उसको मेनली क्या चाहिए, इनकम जनरेट करने के लिए अपने टैक्सेस चाहिए, क्योंकि उसने अपने जितने भी खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। तो गवर्नमेंट होती है जो वो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों से क्या लेती है, टैक्स लेती है। और उसी टैक्स के लेने के बाद जो गवर्नमेंट है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, प्लस वो हाउस होल्ड के लिए आपकी जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनको अप्लाई करेगी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दो तरह का होता है। एक तो आपका होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नेक्स्ट करेंगे आगे बढ़े। और दूसरा आपका होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, एक सोशल और एक इकोनॉमिक। सोशल के अंदर आपकी मेनली दो चीज़ आती हैं, एक आती है हेल्थ और एक आती है आपकी इसके अंदर एजुकेशन। तो इसको हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी के अंदर आपका क्या आएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कम्युनिकेशन आ जाएगा, इसके अलावा आपकी बैंकिंग आ जाएगी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो ये जितनी भी फैसिलिटी हैं इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इकॉनमी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, और इसके साथ साथ जो हाउस होल्ड को वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है, बेरोज़गारी भत्ता, जो लोग बेरोज़गार हैं तो उनके लिए वो अलाउंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो पेंशन्स प्रोवाइड करती है। पेंशन प्रोवाइड्स किन को करती है, या तो ओल्ड एज वालों को करती है या वो विडोज़ को करती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो जनरेट करती है कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जैसे आजकल भारत के अंदर एक स्कीम चल रही है 2005 से, जिसका नाम है मनरेगा स्कीम। तो इन कार्यों से जो सरकार है वो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स है जो वो उनको अप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देना और एक सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है जो उनको अप्लाई करना। तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी और इन टैक्स के साथ ही ये सारी जो सोसाइटी को नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने का काम है जो गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट की हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच कलेक्ट दी टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से टैक्स कलेक्ट करती है एंड प्रोवाइड देम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो ये आप लिख सकते हो गवर्नमेंट के बारे में।
ये आपकी जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से है, पॉलिटिकल हिसाब से इसकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी। तो ये हमने जो डेफिनेशन आपको लिखवाई है ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से लिखवाई है। इसके बाद हमारे पास 4 टर्म है फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर मतलब भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़कर जितनी भी बाहरली देश की कंट्री हैं, जितनी भी मैप के ऊपर कंट्री हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यही हमारा क्या होता है, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के अंदर 2 चीज़ आती हैं आपकी, एक तो आप एक्सपोर्ट करते हो और एक आप करते हो इंपोर्ट। एक आपका एक्सपोर्ट होता है और एक इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे इंडिया से कोई भी चीज़ दूसरी कंट्री के अंदर जा रही है, सपोज़ करो हमने यहाँ पे यूएसए के अंदर कोई सामान भेज दिया, तो इसका मतलब ये इंडिया की तरफ से क्या हुआ, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को डोनेट करते हैं एक्स से। रिसीव किसने किया, अमेरिका ने, तो अमेरिका ने क्या किया, इंपोर्ट किया। अब ऐसे सपोज़ करो कि अमेरिका से कोई चीज़ भारत के अंदर आ रही है, ये भारत के अंदर आ गई, तो इसका मतलब अमेरिका की तरफ से आई है चीज़, तो अमेरिका ने क्या किया, एक्सपोर्ट, और इंडिया ने इस चीज़ का क्या किया, इंपोर्ट। तो ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना क्यों पड़ता है, तो उसके कुछ कॉजेज़ है कि जिनके कारण हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस। ज्योग्राफिकल बाउंडेशन, ज्योग्राफिकल बाउंडेशन का मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री के पास हर जगह पे लैंड है जो वो सेम नहीं है, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर डिफरेंस है। भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जो अमेरिका से अलग है, और अमेरिका की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारे से अलग हैं। तो जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर चीज़ की प्रोडक्शन भारत के अंदर हो सके या हर तरह का रॉ मटेरियल भारत के अंदर मिल सके। जो चीज़ें इंडिया के पास अवेलेबल है, हो सकता है कि वो अमेरिका के पास अवेलेबल ना हो, जो अमेरिका के पास अवेलेबल है वो इंडिया के पास अवेलेबल ना हो। लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, और हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए। इन सभी के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए हमें कुछ चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ता है और कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके पीछे सबसे मेनली रीज़न हमारा है ज्योग्राफिकल बाउंडेशन, और दूसरा होता है इसके पीछे मेनली रीज़न आपकी पॉपुलेशन। जिन कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो मोस्टली वो कंट्री अपने देश के अंदर ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और सभी की डिमांड पूरा करने के लिए उनको बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जिन देशों की पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है और उनके पास एरिया अच्छा है या रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो वो बाहरली कंट्री में चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट किस कंडीशन में होगा और इम्पोर्ट किस कंडीशन में होता है। एक्सपोर्ट उस समय होगा जब हमारी कंट्री के अंदर हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो वो ज़्यादा है, किससे, डोमेस्टिक कंजम्पशन से। डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब कि हमारे देश में जो खाने वाले वो तो कम है, लेकिन चीज़ प्रोड्यूस क्या हो रही है, ज़्यादा। अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम बाहरली कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उससे पैसा जो वो कमाया जा सके, इनकम कमाई जा सके। और इसी तरीके से जब हमारी कंट्री के अंदर सपोज़ करो कि प्रोडक्शन तो हुई है कम, लेकिन हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खाने वाले हैं जो वो ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन कम है, तो इस केस में हमें सभी लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए बाहर से चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो एक्सपोर्ट होगा जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है, इंपोर्ट होगा जब हमारी प्रोडक्शन कम है और हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का केस। अब इसको एक्सपोर्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का भी आपका कारण जान लीजिए। हम एक्सपोर्ट क्यों बोलते हैं इसको, तो एक्स प्लस पोर्ट, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक्स का मतलब होता है एग्जिट और पोर्ट का मतलब सेमली पोर्ट। अब पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से हमारा देश, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सपोज़ करो ये मैप बना हुआ है लाइटली, और यहाँ से हमारी सपोज़ करो कोई बंदरगाह है, तो यहाँ से सामान है जो वो दूसरी कंट्री के अंदर, खास करके हमारे इस साइड से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्रियों को सामान जाता है। तो यहाँ से ये पोर्ट है और पोर्ट से ये सामान एग्ज़िट हो गया। एग्ज़िट मतलब चला गया। अगर एग्ज़िट हो गया तो पोर्ट से जो भी चीज़ एग्ज़िट होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। पोर्ट से एग्ज़िट होना मतलब बाहर निकलना। तो इंडिया से बाहर निकल गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो ये ऐसे इस वर्ड की हमारे पास फॉर्मुलेशन हुई है। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट टर्म है जो बेसिक टर्म, वो होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी।
क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री का दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी प्रकार का ना तो एक्सपोर्ट हो रहा और ना किसी प्रकार का इंपोर्ट हो रहा, मतलब ना तो कोई चीज़ इंडिया से बाहर जा रही और ना ही बाहर से कोई चीज़ इंडिया के अंदर आ रही। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन देयर इज़ नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, नो import or export of a country with the rest of the world। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब इंडिया को छोड़ के दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनके साथ हमारा किसी प्रकार का ना तो इंपोर्ट हो रहा और ना ही किसी प्रकार का एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसी इकॉनमी को हम बोलते हैं इकॉनमी क्लोज्ड। 1929 तक लगभग दुनिया की बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने क्लोज्ड इकॉनमी का जो मॉडल है वो अडॉप्ट किया हुआ था। अब क्लोज्ड इकॉनमी के अंदर जो मॉडल है वो आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो आपका उसके अंदर हो सकता है टू सेक्टर मॉडल, और या आपका उसके अंदर हो सकता है थ्री सेक्टर मॉडल। दो टाइप का मॉडल ये काम करता है क्लोज्ड इकॉनमी के अंदर। टू सेक्टर का मतलब कि इकॉनमी के अंदर दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक आपका है हाउस होल्ड और दूसरा है आपका प्रोड्यूसर। यानी कि ऐसे सेक्टर इस मॉडल के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी इकॉनमी के अंदर किसी प्रकार की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर मिलकर ही इकॉनमी को रन करते हैं। थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर आपका एक तो आएगा हाउस होल्ड, दूसरा आता है आपका प्रोड्यूसर, और जो तीसरा इसके अंदर आता है वो आती है आपकी गवर्नमेंट। यानी कि जो थ्री सेक्टर मॉडल है उसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, जो टू सेक्टर मॉडल है उसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं। और दोनों मॉडल में कॉमन चीज़ ये है कि इसके अंदर फॉरेन सेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आपने इकॉनमी क्या रखी है, क्लोज रखी है। अब इसके बाद आती है आपकी इकॉनमी ओपन। अब ओपन इकॉनमी में क्या होगा, जहाँ पे मैंने वर्ड लिखा था कि देयर इज़ ए नो इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यहाँ से आप ये वर्ड हटा दिएगा, क्योंकि अब हमने इंपोर्ट भी करना है ओपन इकॉनमी के अंदर और एक्सपोर्ट भी करना है। तो जब किसी कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है तो ऐसी इकॉनमी को हम बोलते हैं ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी के अंदर आपके टोटल 4 सेक्टर आएंगे। पहला आपका सेक्टर आता है हाउस होल्ड, दूसरा आता है आपके इसके अंदर प्रोड्यूसर, तीसरा इसके अंदर आएगी आपकी गवर्नमेंट, और जो चौथा सेक्टर आएगा वो आपका आएगा फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड के खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर के खर्चे को इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे को जी से डोनेट करते हैं, और फॉरेन वाले में एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट। इसका जो एक्सपोर्ट का साइन है वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो इंपोर्ट का साइन है वो नेगेटिव लेंगे। एक्सपोर्ट का साइन पॉजिटिव इसलिए होता है कि जब भी इंडिया किसी कंट्री के अंदर सामान भेजेगा तो वहाँ से हमें पेमेंट आएगी और हमारे अकाउंट के अंदर एंट्री प्लस में होगी। जैसे ही हम बाहर से सामान इंडिया में मंगवाएंगे तो हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए इसका साइन क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। तो एक्सपोर्ट का साइन पॉजिटिव होता है आपका और इंपोर्ट का साइन नेगेटिव होता है। तो ये आपकी 6 जो बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको जो टॉपिक्स है वो बाद में भी याद रह सके। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकॉनमी। किसी भी इकॉनमी का टू सेक्टर मॉडल कैसे वर्क करता है। टू सेक्टर मॉडल के अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, एक आपका है हाउस होल्ड और दूसरा आपका है प्रोड्यूसर। ये 2 सेक्टर हो गए। तो इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होंगी, देखो ये मॉडल क्लोज इकॉनमी का है, इसके अंदर क्योंकि ना तो इंपोर्ट होएगा ना एक्सपोर्ट होएगा। तो हाउस होल्ड कौन है, जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो इसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ की, फैक्टर्स की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स की, ये क्या प्रोवाइड करेगा इसे, सर्विस या सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स। तो सप्लाई किस चीज़ की, LLK&E, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब जो प्रोड्यूसर है वो इसको इसकी पेमेंट करेगा, किस चीज़ की पेमेंट करेगा, ये फैक्टर्स की। तो ये करेगा पेमेंट ऑफ फैक्टर्स। पेमेंट ऑफ फैक्टर कैसे करेगा, जो लेबर है उसको तो वो देगा कंपनसेशन, इसके बारे में आगे बताएंगे। कंपनसेशन 4 पार्ट में होता है।
लैंड वाले को मिलेगा रेंट, और कैपिटल वाले को मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर खुद है जो वो क्या गेन करेगा, प्रॉफिट। तो ये ट्रांजैक्शन होगी आपकी एक तरीके से। अब जो हाउस होल्ड है वो पेमेंट के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड के ऊपर फैक्टर की सर्विस के लिए डिपेंड करता है। अब इनको पेमेंट मिल गई और इसके पास गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होगी, अब ये इसको क्या करेगा, जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। अब इसने इसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब ये गुड्स एंड सर्विस की इसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोड्यूसर है ना वो हाउस होल्ड के ऊपर दो चीज़ों के लिए डिपेंड करता है। एक तो इसको प्रोड्यूसर को यहाँ से चाहिए फैक्टर जिससे वो क्या करेगा, प्रोडक्शन, और दूसरा इसको अपनी गुड्स बेचनी है तो वो भी किसको बेचेगा, इसी को बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड के ऊपर दो चीज़ों के लिए डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि हाउस होल्ड को यहाँ से रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और दूसरी बात, जो हाउस होल्डर्स को खाने के लिए गुड्स चाहिए और यूज़ करने के लिए सर्विस चाहिए, जो कौन प्रोड्यूस करके देगा, प्रोड्यूसर। तो ये इसके ऊपर दो चीज़ों के लिए डिपेंड करता है और ये इसके ऊपर दो चीज़ों के लिए डिपेंड करता है। अब इसमें आप देखोगे कि दो चीज़ों का फ्लो राइट हैंड साइड पे हुआ और दो चीज़ों का फ्लो है जो वो लेफ़्ट पे हुआ। दोनों के ऊपर दो दो चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं। अब इसमें फ़्लो हुए चार, 1 2 3 4। अब इन चार फ्लोज़ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो एक पार्ट तो होगा आपका रियल फ़्लो का और एक पार्ट होगा मनी फ़्लो का। मनी फ़्लो का मतलब जिसके अंदर पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है। तो पैसे की ट्रांजैक्शन आप देखोगे कि यहाँ दोनों जगह पे क्या हुई है, पेमेंट हुई है। तो जौन सी ये पेमेंट हुई है इसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं मनी फ़्लो। अब मनी फ़्लो में भी आप एक चीज़ नोट करोगे कि एक बार तो प्रोड्यूसर ने मनी का फ़्लो किया और एक बार किसने किया, हाउस होल्ड ने। दोनों ने एक दूसरे को मनी फ़्लो किया। अब यहाँ से देखो आप, इसके अंदर किसी प्रकार का मनी का फ़्लो नहीं हुआ, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का हुआ और यहाँ पे फैक्टर्स का हुआ। तो जो ये दो फ़्लो हैं इनको हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं रियल फ़्लो। रियल फ़्लो जिसमें पैसे की कोई ट्रांजैक्शन की बात नहीं है। तो रियल फ़्लो एक बार तो हुआ हाउस होल्ड की तरफ से और एक बार रियल फ़्लो हुआ प्रोड्यूसर की तरफ से। तो ये हो गया आपका मनी फ़्लो और रियल फ़्लो। दोनों एक तो एक दूसरे को रियल फ़्लो करेंगे, दोनों एक दूसरे को एक मनी फ़्लो करेंगे और इसी को हम टू सेक्टर का मॉडल बोलते हैं। और इसमें ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों करते हैं। हाउस होल्ड डिपेंड करता है गुड्स एंड सर्विस के लिए और एक इसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। प्रोड्यूसर इसलिए करते हैं क्योंकि इसने इसको अपनी गुड्स एंड सर्विस सेल करनी है और प्लस साथ में इससे फैक्ट्री की क्या लेनी है, सर्विस लेनी है। लेकिन अब इस मॉडल्स के कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। बेसिक अजम्पशंस कौन से हैं? पहली अजम्पशन तो ये है कि इसके अंदर आपकी जो इकॉनमी है वो क्लोज रहेगी। ठीक है, इकॉनमी क्यों क्लोज रहेगी? क्योंकि सपोज़ करो हाउस होल्ड को रोज़गार मिल गया, लेकिन अगर अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया तो वो इस प्रोड्यूसर का सामान ना खरीद के बाहर से इंपोर्ट कर लेगा। तो इसके साथ ये प्रोड्यूसर है वो अगले दिन प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये फ़्लो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर हम इकॉनमी क्या रखेंगे, क्लोज। दूसरा है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अंदर गवर्नमेंट की किसी प्रकार की भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। इंटरफेरेंस इसलिए होती क्योंकि गवर्नमेंट इस हाउस होल्ड के ऊपर टैक्स लगा के इसके फ़्लो को स्लो कर सकती है। जैसे मान लो कि यहाँ से इनकम जनरेट हुई 100 रुपये की, जब ये 100 रुपये की गुड्स खरीदने के लिए जाएगा, सपोज़ करो उसके ऊपर 10 रुपये टैक्स लग गया, इसका मतलब वो गुड्स 90 की खरीदेगा। तो अगले दिन प्रोडक्शन भी कितने की होगी, 90 की प्रोडक्शन हुई और इसको 90 की इनकम जनरेट होगी। गवर्नमेंट ने फिर 9 रुपये टैक्स लगा दिया तो रह गया 81। तो इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, 81 की होगी। इसका मतलब जो 100 है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम पे जाके जो इकॉनमी है उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या इकट्ठा हो जाएगा, स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस का होना नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है तो ये मॉडल को फ्लॉप कर सकती है। तो ये आपकी दो बेसिक अजम्पशंस हैं। तो ये था आपका 2 सेक्टर मॉडल। इसके बाद मैं आपको 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए आप इसको
ध्यान से समझें, ये आपके इकोनॉमिक्स के बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जिसके बिना आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे ही व्यूअर्स को ये वीडियो जो पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।